नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए, हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स है जिसे हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं इस सेशन में। तो आज फिर हमारे साथ कुछ करंट अफेयर्स के रूप में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें हम सभी लोग को बात करना जरूरी है, जिसे हम सभी लोग को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला रूप में जो निकलकर सामने से आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स 2024। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 तो ख़त्म हो गया दोस्तों, लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 ख़त्म नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो चल रहा है। और भारत के खातों में लगभग 3 स्वर्ण या फिर 4 स्वर्ण 4 गोल्ड मेडल आ भी चुके हैं दोस्तों। उसी संदर्भ में आज हमारे पास एक एथलीट का नाम आ रहा है दोस्तों, जिनका नाम है हरविंदर सिंह, जो कि पारा अर्चरी का मतलब एक तरीके से निशानेबाजी में इनका तीरंदाजी में इनको क्या मिला है दोस्तों, गोल्ड मेडल मिला है दोस्तों। इनको इनके द्वारा ये जो कैटेगरी है, इनका गेम का जो कैटेगरी है वो है मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन। ये गेम का कैटेगरी है दोस्तों पारा आर्चरी का। इस तीरंदाजी में ये पहले हैं ऐसे नौजवान, पहले एक ऐसे एथलीट है इस देश का दोस्तों जिन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ है दोस्तों। हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने दोस्तों। आगे देखिए इसके बारे में और क्या लिखा गया है। टोक्यो खेलों में इनके द्वारा कांस्य पदक जीतने का काम किया गया था दोस्तों। टोक्यो खेलों के कांस्य विजेता, यानी टोक्यो खेलों में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था दोस्तों। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल, एक कैटेगरी है दोस्तों, में पोलैंड के लुकास सिजजेक को हराया है। यानी कि ये भी नाम आपको याद रखना जरूरी है कि पोलैंड के कौन से खिलाड़ी को इनके द्वारा हराया गया दोस्तों। तो पोलैंड के लुकास सिजजेक को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन तीरंदाज बन गए हैं दोस्तों। इनके पहले ऐसा किसी द्वारा नहीं किया गया है जो पैरालंपिक्स में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल हासिल किया हो दोस्तों। हरविंदर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आयोजित हुआ था दोस्तों, उसमें भारत के लिए तीरंदाजी में पहला पदक कांस्य पदक के रूप में जीतकर इतिहास रचा था दोस्तों। अब इन्होंने इस बार इन्होंने गोल्ड हासिल किया है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो हमारे पास करंट अफेयर्स है दोस्तों, दूसरी जो घटना है वो धर्मवीर जी से रिलेटेड है। ये भी पैरा ओलंपिक्स का ही है, सेशन का है दोस्तों। कहा जा रहा है कि धर्मवीर यानी कि जैवलिन थ्रो दोस्तों, क्या है, पुरुष के क्लब थ्रो होता है। एक जैवलिन तो अलग चीज़ होती है, क्लब फेंका जाता है दोस्तों। एक क्लब एक स्पोर्ट होता है, क्लब क्या बोल सकते हैं आप, एक क्लब एक वजनदार एक इक्विपमेंट होता है दोस्तों, एक इक्विपमेंट होता है, उसको फेंका जाता है क्लब थ्रो। और इसका जो कैटेगरी है इस गेम का दोस्तों वो है थ्रो F51 श्रेणी। इसका गेम का एक कैटेगरी का नाम है दोस्तों। इसको आप देखेंगे तो ये कैटेगरी का नाम है, इसको आप दिखा देते हैं, आपको डिटेल में कर देते ना। ये देखिए थ्रो F1 श्रेणी, ये गेम का कैटेगरी है दोस्तों। और क्लब थ्रो जो है ये जो इक्विपमेंट होता है दोस्तों, इक्विपमेंट को फेंकने का काम किया है, जिनमें क्रमशः धर्मवीर जी को तो स्वर्ण मिला है, लेकिन जो प्रणव शर्मा है उनको रजत मिला है दोस्तों। इसी पे हम लोग को बात करना जरूरी था। आगे के सेशन में देखते हैं आगे क्या क्या कहा गया है।
पैरालंपिक्स 2024 पे अब एक रिवीजन के लिए हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। रिवीजन के तौर पे हम एक नज़र देखते हैं दोस्तों कि अभी तक भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। पहला खिलाड़ी का नाम है दोस्तों अबनी लेखरा, जिनके द्वारा स्वर्ण जीता गया है, जो कि शूटिंग के खेल में इनको मिला है दोस्तों। दूसरा है नीतीश कुमार, इनको भी स्वर्ण मिला है दोस्तों, ये बैडमिंटन के फील्ड में इनको दिया गया है। तीसरा नाम है सुमित अंतिल, इनको भी स्वर्ण दिया गया है दोस्तों, ये एथलेटिक्स के अथी में इनको मिला है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हरविंदर सिंह जी का नाम है, जिसको स्वर्ण मिला है पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में मिला है दोस्तों। धर्मवीर जी को स्वर्ण मिला है, जो कि एथलेटिक्स में मिला है। पुरुष के क्लब थ्रो, ये गेम का प्रकार है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये इवेंट का नाम है, ये जो बीच में जो दिया हुआ है सारी चीज़ें, जो एक तरीके से अगर देखा जाए, कहाँ गया यार, इसकी बात मैं कर रहा था, इसकी बात, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा ग्रुप देख रहे हैं ना, ये पूरा ग्रुप जो है ये स्पोर्ट का टाइप है दोस्तों। किस स्पोर्ट में किस तरीके की चीज़ें दिया गया है, इसके बारे में बात किया गया है दोस्तों। इसी पे आगे क्या है, आगे एक और है पैरालंपिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि कपिल परमार, इसका नाम याद रखिएगा, कपिल परमार ने जूडो में भारत को पहला पैरालंपिक पदक जिताया है। यानी कि भारत के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ दोस्तों जिनको जूडो के क्षेत्र में किसी को कुछ पदक मिलने का काम किया है। इनको कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है दोस्तों। कपिल परमार ने पैरा जूडो पुरुष, ये देखिए, ये भी इवेंट का नाम है, पैरा जूडो पुरुष J1 660 नहीं बल्कि ये 60 ग्राम होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेकन है। ये स्पोर्ट का इवेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दिया, ये स्पोर्ट का इवेंट है। कपिल परमार ने पैरा जूडो पुरुष J1 60 में 60 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने का काम किया दोस्तों इनके द्वारा। अगला जो करंट अफेयर्स के रूप में आ रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि नेशनल टीचर्स डे अवार्ड दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कल के समय में 5 सितंबर हमारा बीता है दोस्तों, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद किया जाता है। टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, उनको याद करने का काम किया जाता है दोस्तों। तो इसी उपलक्ष्य में कुछ सरकारी अध्यापकों को दोस्तों, जो कम से कम 10 साल अपने टीचिंग फील्ड में कम से कम 10 साल उन्होंने बिताने का काम किया, उनको नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाने का काम किया गया है दोस्तों। यहाँ देखिए, इसके विशेष लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को, दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कितना है ये 82 शिक्षक, ये इंपॉर्टेंट है। 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार से 2024 को प्रदान किया गया है दोस्तों। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर प्रदान किए जाते हैं। केवल नियमित शिक्षक यानी जो रेगुलर टीचर हैं दोस्तों और स्कूल प्रमुख ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष दिया हो, यानी कि जो रेगुलर टीचर हैं और जो स्कूल प्रमुख है, यानी कि जो प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, हेड मास्टर या फिर अध्यापक कह सकते हैं, इन्हीं को दिया जाता है। वो कम से कम तो उनको 10 साल उसका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र एक दिया जाता है दोस्तों, एक योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है। एक देखिए योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके बाद 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, और एक रजत पदक भी दिया जाता है। ये 3 चीज़ें दिया जाने का काम करता है, इसको सम्मानित के तौर पे दिया जाता है दोस्तों। अगला जो करंट अफेयर्स है, अगला क्या है, अगला प्रधान कहा जा रहा है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा 2 विदेशी दौरा पर हाल फिलहाल में वो देखे गए हैं दोस्तों। दो विदेशों के दौरा पे हैं वो। अपना कुछ एक तरीके से कहा जाए तो जो भी है कुछ इंटरेस्ट के बेसिस पे गए हैं, कुछ व्यापार के बेसिस पे गए हैं दोस्तों। कुछ एक आइए इस पे पहले बात देख लेते हैं पूरा। 2 देश का नाम है, पहला एक सिंगापुर है दोस्तों। तो आज जो है वो सिंगापुर के बारे में बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के साथ
प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, यानी दोस्तों की एक ही लेवल की वार्ता की। ये प्रतिनिधि मंडल क्या होता है दोस्तों, मतलब एक ही लेवल का। अगर इधर से प्रधानमंत्री जाएगा देश का तो उधर से भी प्रधानमंत्री ही है उस देश का आएगा दोस्तों, उसके बीच में वार्तालाप होगा दोस्तों। तो इस जो सिंगापुर के साथ जो बैठक हुआ इंडिया का, जो सिंगापुर दौरे, जो एक तो ब्रुनई गए थे और एक सिंगापुर गए थे दोस्तों। हाँ, तो ब्रुनई की तो बात हम लोग कर लिए थे पिछले सेक्शन में, लेकिन इस सेक्शन में हम लोग सिंगापुर की बात करेंगे। तो सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो दोनों के बीच में क्या बात विमर्श हुई दोस्तों, इसको एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग से मुलाकात की। दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 4 सहमति पात्रों पर हस्ताक्षर करने का काम किया दोस्तों। यानी 4 सहमति पात्र की बात यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 सहमति पात्रों का हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकास, ये इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकास और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण में प्रतिभाओं के खेती सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेमी कंडक्टर के फील्ड में, सेमी कंडक्टर एक होता है कंडक्टर होता है दोस्तों, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है सेमी कंडक्टर होता है दोस्तों। सेमी कंडक्टर ये जो तीसरा धातुओं का जो ग्रुप है, तीसरा जो सेमी कंडक्टर के रूप में आ जाता है। तो सेमी कंडक्टर को लेकर एक तरीके का डील किया गया है कि इस पर दोनों देशों के द्वारा मिलकर रिसर्च किया जाएगा, इस पर विकास की बात की जाएगी, इसका प्रोडक्शन पे काम किया जाएगा, इसके बारे में जो भी संभावनाएं हो सकती है, जितना भी बेहतर चीज़ें हो सकता है, इस पे दोनों का सहयोग होने का बात किया गया है दोस्तों। दोनों नेताओं ने अगस्त जो 2024 में सिंगापुर में आयोजित, यानी अगस्त के महीने में 2024 में सिंगापुर में आयोजित दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम पर चर्चा की है दोस्तों। इसमें 2025 में द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के जश्न पर भी चर्चा की गई है। सिंगापुर, आप जान लेते हैं कि सिंगापुर कहाँ पड़ता है। ये देखिए आप, थाईलैंड, ये लोकेशन आप देख लीजिए, ये लोकेशन आप देख लीजिए, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि सिंगापुर देखिए यहाँ है, ये साउथ चाइना सी है, ये थाईलैंड है, ये सिंगापुर देखिए बिल्कुल यहाँ पड़ता है दोस्तों, जो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है दोस्तों। सिंगापुर की राजधानी की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर है दोस्तों। अगला क्या है कि भारतीय नौसेना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने P-81 विमान, P-8I, सॉरी याद रखिएगा, P-8I विमान की यूरोप में पहली बार अभ्यास वरुण में तैनाती की गई है दोस्तों। यानी कि भारतीय नौसेना की ये जो विमान है, P-8I विमान है दोस्तों, यूरोप की धरती पे पहली बार उतारा गया है अभ्यास वरुण के लिए दोस्तों। अभ्यास वरुण एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत यूरोप और इंडिया के बीच में एक तरीके से अभ्यास सत्र किया जाता है दोस्तों। तो उसमें ये जो इम्पोर्टेंट है, P-8I जो विमान है पहली बार यूरोप की धरती पर उतारा गया है। P-8I फ्रांस में अभी कहाँ चल रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, फ्रांस में एयरबेस 125 एक्सप्रेस ले ट्यूब पर उतारा गया है। भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर तक, कितना से 2 से 4 सितंबर तक आयोजित द्विवार्षिक भारत फ्रांस, द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में होता है, द्विवार्षिक भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक, यानी कि जल में एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो नौसैनिकों के बीच में अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण है। यानी ये 22वां संस्करण चल रहा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 22वां संस्करण चल रहा है। ये अभ्यास वरुण चल रहा है किसके भी, भारत और फ्रांस के बीच चल रहा है, जिसका 22वां संस्करण होना है, यानी 22वीं बार ऐसा हो रहा है दोस्तों। ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। आगे क्या देखा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। क्या होता है, नेशनल अवार्ड दिया गया है फॉर ई गवर्नेंस 2024 के लिए दोस्तों। पोषण ट्रैकर क्या होता है, पोषण ट्रैकर टीम लीडर है जिनका नाम है इनवेदर पांडे, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण ट्रैकर दोस्तों ये क्या होता है, ये याद रखिएगा, महिला एवं विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर के लिए 2024 के ई गवर्नेंस मेडल जीता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अवार्ड को आप याद रखिएगा। ई गवर्नेंस जो मेडल है दोस्तों, ये दिया गया है किसको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है।
किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पोषण ट्रैकर अभियान के लिए दिया गया है 2024 में दोस्तों। पोषण ट्रैकर क्या होता है कि वैसे बच्चे जिनका आयु 0 से 6 साल वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं दोस्तों, उनका न्यूट्रिशन हेल्थ कैसा है, उनका न्यूट्रिशन किस प्रकार का मिल रहा था, उनका स्वास्थ्य कैसा है दोस्तों, उसको ट्रैक किया जाता है। उसका न्यूट्रिशन की एबिलिटी यानी कि न्यूट्रिशन का किस लेवल का न्यूट्रिशन दिया गया है, पूरे देश में ये लोग के द्वारा ट्रैक किया जाता है, पता किया जाता है, देखभाल किया जाता है दोस्तों। उसके एक तरीके से कहा जाए तो उसके उपलक्ष्य में महिला विकास मंत्रालय पोषण ट्रैकर जो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इनका जो हेड की हम बात करें तो इनका हेड जो है श्री इनवेंद्र पांडे जी को दिया गया है दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 स्वर्ण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मिशन पोषण 2.0 ने अपनी मासिक विकास निगरानी पहल पोषण ट्रैकर के माध्यम से लाखों युवा जीवन जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनका विकास को ट्रैक करने में उल्लेखनीय प्रगति की है दोस्तों। पोषण अभियान और पोषण अभियान के तहत सरकार द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। यानी कि ये जो एक तरीके से कहा जाए ये जो पोषण ट्रैकर है दोस्तों, ये पोषण ट्रैकर जो अभियान है, पोषण अभियान के तहत ये मिशन पोषण को चलाया गया है जिसका नाम पोषण ट्रैकर दिया गया है दोस्तों, जो कि 2018 में इसको शुरू किया गया था। पोषण अभियान जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, एक तरीके से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, यानी कि ये पूरे देश को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, न्यूट्रिशनाइज करने का काम करता है, यानी कि पोषण देने का एक एम है दोस्तों। इसके तहत ही पोषण ट्रैकर अभियान को आयोजित किया गया है और इसी में बाल विकास महिला मंत्रालय को मिला है दोस्तों, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। और अगला क्या है, अगला करंट अफेयर्स को पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा को वर्चुअली संबोधित करने का काम किया है दोस्तों। यानी कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, इंटरनेशनल सोलर प्रोग्राम एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, उनको वर्चुअली संबोधित करने का काम किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संबोधित करने का काम किया दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय यानी 2 दिन का एक कार्यक्रम होगा दोस्तों, 2 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, यानी पहली बार हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया है दोस्तों। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव हुआ उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत संबोधित करने का काम किया गया दोस्तों। पिछले 10 वर्षों में भारत और सौर ऊर्जा क्षमता में 32 गुना वृद्धि देखी गई है दोस्तों। इन 10 सालों में देखा जाए तो भारत में सौर ऊर्जा की जो क्षमता है 32 गुना बढ़ोतरी देखी गई है और यह गति और पैमाना देश को 2030 तक 500 गीगावाट, ये इंपॉर्टेंट है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने में मदद करेगा दोस्तों। और इसके आगे क्या दिखा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA के नाम से जाना जाता है, एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों, जिसे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये याद रखिएगा, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल का विचार भारत द्वारा 2018 में रखा गया था दोस्तों। इसके तहत ही इसको किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं, यानी कहा गया है कि जो भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं दोस्तों, उनको ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दोस्तों, कह सकते हैं आप एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा जो पेरिस में आयोजित किया गया था, उसमें संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर अगर चाहें तो उसका सदस्यता ले सकते हैं दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के रूप में किया गया है दोस्तों। आगे इसमें क्या लिखा गया है, लेवल टेलीकास्ट ऑफ द सर्टेन राइजर ऑफ भारत टेक्स 2025, वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स्ट 2025 अगले साल 14 से 17 फरवरी तक आयोजित की जाएगी दोस्तों। यह एक वैश्विक स्तर का कपड़ा व्यापार मेला और ज्ञान मंच होगा दोस्तों। यानी कि 14 से 17 फरवरी 2025 की बात की जा रही है कि 14 से 17 फरवरी 2025 तक भारत टेक्स्ट, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, भारत टेक्स्ट ये प्रोग्राम होगा दोस्तों।
भारत टेक्स्ट एक तरीके से जिसमें ये एक प्रोग्राम किया जाएगा 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी 2-3 दिन चलेगा दोस्तों। इसमें काम क्या किया जाएगा, यह एक वैश्विक स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल का एक कपड़ा व्यापार मेला होगा दोस्तों, और ज्ञान मंच होगा जिसपे डिस्कस किया जाएगा कपड़ा व्यापार के यानी ट्रेड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक तरीके का मेला होगा, यानी एक मेला भी होगा, कपड़े भी बेचेंगे, और इससे जो किस प्रकार का व्यापार होता है, कैसे व्यापार होता है, किस चीज़ का होता है, किस तरीके से होता है, कौन से कपड़े हैं दोस्तों, इस पर भी डिटेल से चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्ञान मंच भी होगा दोस्तों। इसका आयोजन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के एक संघ द्वारा किया जा रहा है, और कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है दोस्तों। यानी कि कपड़ा मंत्रालय इसको सिर्फ समर्थन कर रही है, लेकिन इसका आयोजन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, एक कपड़ा एक्सपोर्ट जो काउंसिल है, यानी कि क्लॉथ एक्सपोर्ट काउंसिल है दोस्तों, उनके द्वारा किया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट की नहीं है वो, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है कपड़ा मंत्रालय द्वारा, इसका समर्थन जरूर किया जा रहा है दोस्तों। आगे क्या है, असम के धेमाजी जिले में पोवा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को जल्द ही वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा दोस्तों। यानी कि पोवा रिजर्व एक फॉरेस्ट है दोस्तों, इस पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को जल्द ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी एक नोटिस किया हुआ है दोस्तों कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट एक नोटिस किया हुआ है, एक अभी जंगल है, वो राष्ट्रीय स्तर का चीज़ नहीं बना है, लेकिन जल्द ही उसको पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया जाएगा, उसमें नोटिफाई कर दिया जाएगा उसको, सरकारी एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें तैयार किया जाएगा दोस्तों। असम में 17 वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, टोटल 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों असम में, और 2 प्रारंभिक अधिसूचित वन्य जीव अभ्यारण्य और 7 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी 7 नेशनल पार्क है दोस्तों। और प्रारंभिक अधिसूची यानी कि अभी शुरू ही किया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य है, कि यानी 2 वन्य जीव अभ्यारण्य अभी शुरू किया गया है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी शुरू किया गया है, 17 ऑलरेडी है और 7 नेशनल पार्क ऑलरेडी है दोस्तों असम में। तो असम में एक तरीके से देखा जाए तो जानवरों की बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा किया जाता है। नया पोवा जो वन्य जीव अभ्यारण्य होगा दोस्तों, यानी कि जो नया पोवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, उसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 257.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 257 क्या लिखा हुआ है, 257.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करेगा दोस्तों, जिसमें पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, काबू चापरी प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट और आसपास के नदी के क्षेत्र भी शामिल होंगे दोस्तों। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट असम के एक, ये पढ़ते कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक नज़र डालना जरूरी है कि जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है असम के उत्तर पूर्वी भाग में एक वर्षा वन है दोस्तों, एक रेन फॉरेस्ट है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये रीजन की बात की जा रही है, ये जो पोवा फॉरेस्ट है वो ये इसकी बात की जा रही है, ये देख रहे हैं ना आप, ये इमेज में ये इसकी बात की जा रही है दोस्तों, इसके बारे में बात किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पोवा आरएफ इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, क्या है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एक जगह देख सकते हैं, यही एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसके बारे में ये आप बात कर सकते हैं। कहाँ गया यार, एक तरीके से कह सकते हैं एक पूरा एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पोवा रिजर्व जो असम में होगा दोस्तों। ये इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, 95 डिग्री 160 डिग्री ईस्ट, 95 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट इसका ही लोकेशन है। अल्जीरिया, अगला क्या है दोस्तों, अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नया सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। अब जैसे जानते हैं कि ब्रिक्स नेशन होता है दोस्तों, ब्रिक्स में कुछ नेशन है, जैसे ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ कोरिया है दोस्तों, साउथ अफ्रीका है। इनके द्वारा एक ब्रिक्स नेशन तैयार किया गया है दोस्तों, ब्रिक्स नेशन है, उसके द्वारा फंडिंग, ये सारे ब्रिक्स जो नेशन है उनके द्वारा फंडिंग करके दोस्तों एक नया बैंक बनाने का काम किया गया है दोस्तों, जिसको बोला जाता है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसका जो फंडिंग होता है दोस्तों, वो ब्रिक्स का जो
आप कहते हैं ब्रिक्स का जो जितने भी मेंबर हैं, ब्रिक्स का जितने भी मेंबर हैं उसके द्वारा इस बैंक को फंडिंग किया जाता है, एक बैंक के रूप में तैयार किया गया दोस्तों। अब न्यूज़ ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट जो बैंक बना है दोस्तों, इसका जो नया मेंबर के रूप में जो ऐड किया गया है उसका नाम है दोस्तों अल्जीरिया। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैंक होता है दोस्तों, ये जो ब्रिक्स नेशन के द्वारा जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक तैयार किया गया है, इसका नया मेंबर के रूप में अगर आप देख सकते हैं तो ये अल्जीरिया को ऐड किया गया है दोस्तों। एक अलग से अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य के लिए मंजूरी दे दी गई है। एनडीबी यही बैंक दोस्तों, एनडीबी का उद्देश्य विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए एक विकल्प प्रदान करना है दोस्तों। यानी कि जिस आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईएमएफ होता है, आईएमएफ जो बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो विश्व बैंक है, सारे देशों को एक तरीके से शरण देने का काम करता है, लोन देने का काम करता है दोस्तों। तो उसके ही विकल्प के रूप में एनडीबी को तैयार किया गया है कि ये भी क्या करेगा, जो ब्रिक्स नेशन है उसको फंडिंग करने का काम करेगा दोस्तों। इसने मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब सहित कई देशों को नए सदस्य के रूप में स्वागत भी करने का काम किया है। यानी कि इसने और क्या क्या किया है, मिस्र को मिलाने की बात की है, संयुक्त अरब अमीरात को मिलाने की बात कही, ईरान को मिलाने की बात कही, सऊदी अरब को सहित कई देशों को नए सदस्य के रूप में स्वागत करने का काम किया है दोस्तों। आगे क्या है, एनडीबी जिसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स देशों द्वारा। अब ब्रिक्स देशों में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला ब्राज़ील है, या नाम याद रखिएगा, पहला ब्राज़ील है, दूसरा रूस है, कहाँ गया यार, पहला ब्राज़ील है, दूसरा रूस है, तीसरा भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका है दोस्तों। इनके द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है दोस्तों। बैंक औपचारिक रूप से 2015 में एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी 2015 में इसको पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों शंघाई, जो चीन में पड़ता है। एनडीबी में सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य के लिए खुली है, यानी कह सकते हैं कि एनडीबी जो है, एनडीबी में कोई भी सदस्य हो सकता है जो कि संयुक्त राष्ट्र नेशन का सदस्य है, उसमें से कोई भी सदस्य इसका मेंबर बन सकता है दोस्तों। केंद्र 8 राज्यों में खुरपका मुँह पका रोग मुक्त क्षेत्र स्थापित करने का काम कहा है दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट है कि खुरपका मुँह पका रोग क्या होता है। खुरपका मुँह पका रोग वैसे रोग को कहा जाता है दोस्तों जो जानवरों के मुंह में होते हैं, उसको मुँह पका रोग कहा जाता है। जो जानवरों को पैरों में जो बीमारी होते हैं, या आप इमेज के तौर पे देख सकते हैं, ये जो कहाँ गया, इसको आप देख सकते हैं, ये खुरपका आप देख रहे हैं ना, ये इमेज को देख रहे हैं ना, ये खुरपका होता है जो खूड़ी में जो एक तरीके से जख्म होता है, और ये मुँह पका होता है दोस्तों जो मुंह में एक तरीके से जो जख्म होता है। ये देखिए, ये दोनों की बात कही जा रही थी। तो ये दोनों जगह इस तरीके की बीमारी जो होता है दोस्तों, ये जानवरों में अक्सर देखा जाता है, जो कि बहुत परेशान करने का काम करता है। तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने इन 8 राज्यों में खुरपका मुँह पका रोग मुक्त क्षेत्र स्थापित किया, यानी कि एक ऐसा 8 क्षेत्र है तैयार किया गया है दोस्तों, जहां आपको खुरपका मुँह पका जैसे रोग आपको दिखाई नहीं देंगे। इसमें से कौन कौन है, इस पर एक नज़र डालते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय पशु उत्पादों के निर्यात अवसरों पर विस्तार करने और देश की वैश्विक बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए 8 राज्यों जैसे कनाडा आ गया, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, 8 देश कौन कौन से, 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र और गुजरात में खुरपका मुँह पका रोग मुक्त क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। अब क्या होता है, एक नज़र डालते हैं। खुरपका मुँह पका रोग के बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यह पशुधन का एक गंभीर, पशुधन का मतलब जो पशु एक तरीके से लाइवली स्टॉक होता है दोस्तों, एक तरीके से प्रॉपर्टी होता है, जो लोग इसका पालन करते हैं उनके लिए तो धन ही होता है। तो यह पशुधन एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है दोस्तों, यानी कि ये वायरल रोग मतलब वायरस की तरफ फैलता है, वायरस के बेसिस पे फैलता है। वायरल बीमारी उसे कहा जाता है दोस्तों जो हवा के कांटेक्ट से एक जगह से दूसरे में जाकर फैल सकता हो, एक से दूसरे जानवर में फैल जाता है दोस्तों। इसीलिए अत्यधिक संक्रामक यानी वायरल डिजीज है, बहुत तेज़ी से फैलता है जानवरों के बीच में, जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसपे कि एक महत्वपूर्ण एक आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जो एक तरीके से अगर देखा जाए
कि अगर जानवरों के बीच में ये फैलता है फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह रोग मवेशियों, सुअरों, भेड़ों, बकरियों और अन्य खूर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है दोस्तों। यानी कि वैसे मेनली वैसे जानवरों को टारगेट करता है जिसके पास पैर में खुड़ी होते हैं दोस्तों, तो उनको होता है, या फिर जो पगवारी करते हैं, जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब एक बार अगर किसी जानवर ने अनाज खा लिया तो उसको फिर से पेट से निकाल कर उसको चबाने का प्रयास करते रहते हैं, बार बार चबाने का काम करते हैं दोस्तों, उसको जुगाली करते हैं। तो ऐसे जानवरों में खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। यह घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एफएमडी का कारण बनने वाला जीव पिकोर्निविरिडे परिवार का एक एप्थो वायरस है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये पिकोर्नो, क्या इसको बोल सकते हैं, पिकोर्नविरिडे परिवार का एक एक्थो वायरस है दोस्तों, जिसके कारण ये बीमारी फैलने का काम करता है। लक्षण इसके क्या आते हैं? एफएमडी की विशेषता बुखार और जीभ और होठों पर होता है। एफएमडी की विशेषता क्या होता है? इसमें बुखार आता है, जीभ और होठों पर, मुंह में, थानों में और खुरों के बीच छाले जैसे घाव हो जाते हैं दोस्तों। एक तो पहली बात, इसका विशेषता पहली क्या है कि ये आपको जानवरों को बीमार कर देगा, जानवरों को बुखार आ जाएगा। उसके बाद जीभ, ओठ, मुंह, थान और पर और खुरों के बीच में छाले जैसे घाव आ जाते हैं दोस्तों, ये इसका लक्षण है दोस्तों। अगला क्या है? अगला करंट अफेयर्स के रूप में हमें कहा जा रहा है कि फिल्म विद्वान अरुणा वासुदेव एशियाई सिनेमा की जिन्हें माँ कहा जाता है दोस्तों। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है अरुणा वासुदेव नाम है दोस्तों। इनको कहा जाता है एशियाई सिनेमा की माँ कहा जाता है। इनका 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, ये फिल्मी दुनिया से हैं, यानी कि आर्ट और कल्चर फील्ड से इनका रिश्ता है दोस्तों। इनके कुछ काम के बारे में एक नज़र डालते हैं, इनको कुछ इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ पता करते हैं। एक प्रख्यात भारतीय फिल्म विद्वान है दोस्तों, आलोचक का भी इन्होंने बड़ा काम किया है। महोत्सव क्यूरेटर और चित्रकार का भी भूमिका इनके द्वारा निभाया गया है दोस्तों। उनके सम्मानों में ऑफिशियर डेस आर्ट्स, ये याद रखिएगा, ऑफिशियर डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक पुरस्कार भी इन्हें मिला है। और FIPRACI जिसको इंडिया द्वारा पहले सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम किया गया है दोस्तों। इन्होंने NETPSC जिसको बोला जाता है एशियाई सिनेमा के प्रचार के लिए नेटवर्क भी तैयार करने का काम किया, इनके द्वारा किया गया है, इनके द्वारा स्थापना की गई है दोस्तों। उन्होंने पुस्तकों का सह लेखन किया है, इनके पुस्तक लिखे गए पुस्तकों में से अगर इनका हम जानने का प्रयास करें दोस्तों तो एक है बीइंग एंड बिकमिंग, ये इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीइंग एंड बिकमिंग एक किताब ये है, और द सिनेमा ऑफ एशिया इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। और इसके अलावा NETPSC जिसको हम कह सकते हैं एशियाई सिनेमा के प्रचार के लिए एक नेटवर्क की भी स्थापना की थी, NETPSC, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके अलावा उनके सम्मान के तौर पे इस लाइन में आप देख सकते हैं FIPRACI, ये जिसको आप कह सकते हैं इंडिया द्वारा पहला सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार शामिल है। ये इनका अचीवमेंट है, ये पुरस्कार है, इनके काम है दोस्तों, इनके द्वारा जो कुछ किया गया है। ये आज इनका निधन हो गया है, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है दोस्तों। दूसरा अगला करंट अफेयर्स क्या है कि साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन UAE अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसे कहते हैं दोस्तों जो इंडिया में ऑडिटिंग के फील्ड में, ऑडिटिंग का मतलब वो आप उस एक तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा जितनी भी बजट में जो चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे जो बजट में जो दिखाया जाता है अमाउंट, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है दोस्तों, नए जो योजनाएं तैयार की जाती है दोस्तों सरकार के द्वारा, उस पे जो पैसे खर्च होते हैं उसका हिसाब किताब जो होता है दोस्तों उसे ऑडिटिंग कहते हैं। उसको ऑडिटिंग के थ्रू उसको कंफर्म किया जाता है। तो वैसे फील्ड में जो अभी इंडिया के सबसे बड़े स्तर पे जो सबसे बड़े पोस्ट पे हैं वो ये भाई साहब हैं। और UAE के जो अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी है, ठीक जिस प्रकार से हमारे देश में कैग होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से सऊदी अरब में UAE में अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के हेड ये हैं
कि दोनों के बीच में एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया गया है, जिसके बेसिस पे अगर चाहे तो दोनों देश एक दूसरे के बारे में जान सकता है कि कौन से तरीके, किस तरीके की चीज़ें ये लोग आपस में एक तरीके से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लोग अपना ऑडिटिंग तैयार करते हैं, आप आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास कर सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं, एक दूसरे से नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों, एक दूसरे से सीख सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये दोनों के बीच में साइन किया गया है दोस्तों। दोनों का जो एक तरीके से पोस्ट की अगर बात करें तो दोनों एक ही लेवल का अधिकारी हैं दोस्तों। यूएई भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का काम किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने का काम किया दोस्तों। इसका उद्देश्य दो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है और सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रणाली में सुधार करना, यानी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सीखकर अपने आप को अपडेट करने का काम करना है दोस्तों, यानी सुधार करने का भी एक प्रावधान दिया जा सकता है, एक सुधार करने का भी एक प्रयास किया जा सकता है दोस्तों। हुमैद इनका नाम क्या है, जो यूएई के जो अकाउंटिंग हेड है, अकाउंटिंग अथॉरिटी के जो हेड हैं दोस्तों, उनका क्या नाम है, हुमैद ओबैद खलीफा ओबैद अबू सिब्स, जो यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों, ये याद रखिएगा, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू और हुमैद आवेद खलीफा अबू सिब्स, ये दोनों के बीच में ये मीटिंग किया गया है, साइन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है दोस्तों। दोनों एक तरीके से एक ही लेवल के आदमी हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ADNOC एक्सन मोबिल साझेदारी के माध्यम से टेक्सास में दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। ADNOC एक कंपनी का नाम है दोस्तों। ADNOC और एक्सोनोबिल, ADNOC और एक्सोनोबिल की साझेदारी की गई है। ये दोनों कंपनियों का ये नाम याद रखिएगा, ADNOC और एक्सोनोबिल की दोनों के बीच में साझेदारी की गई है। इनके माध्यम से जो टेक्सटाइल की जो दुनिया है दोस्तों, उनमें क्या करेगा, दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा को निर्माण किया जाएगा, यानी कि वैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी दोस्तों, जिससे कि कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन का विसर्जन होता है दोस्तों, बाहर इसमें से कम निकलता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन का एक तरीके से प्रदूषण की बात की जाए तो कम निकलता है दोस्तों, प्रदूषित कम होता है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, एक अबू धाबी का ADNOC जो है दोस्तों अबू धाबी का है। एक्सोनो मोबिल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तेल और गैस निगम है दोस्तों। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये जो पहला जो ये है, ये अबू धाबी जो नेशनल ऑयल कंपनी है ADNOC जिसको हम कहते हैं, वो अबू धाबी की कंपनी है। और दूसरा नाम क्या है दोस्तों, एक्सन मोबिल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तेल गैस निगम है दोस्तों। ये दोनों साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़ी कम कार्बन हाइड्रोजन सुविधा विकसित की जाएगी दोस्तों। ऐसी चीज़ों का एक टेक्सटाइल का ये लोग के द्वारा विकास किया जाएगा, जिसके थ्रू कम हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है दोस्तों, यानी कम नुकसान पहुंचता है, इससे पॉल्यूशन कम होगा दोस्तों। यह सुविधा अमेरिका में उत्पादित प्राकृतिक गैस को वस्तुतः कार्बन मुक्त हाइड्रोजन में परिवर्तित करना है। संबंधित CO2 उत्सर्जन का लगभग 98% हटा देने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों, जो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इस सुविधा से प्रतिदिन 1 मिलियन क्यूबिक फीट कम कार्बन हाइड्रोजन का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो इसे वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा बनाने का काम किया जाएगा दोस्तों। एक नया करंट अफेयर्स हमारे सामने आ रहा है कि अजय रात्रा भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किए गए हैं दोस्तों। ये इनका जो अभय रात्रा है, ये जो आप पिक्च देख रहे हैं, इनका जो पोस्ट दिया गया है अजीत अगरकर के जस्ट नीचे दिया गया है दोस्तों। ये नए सेलेक्टर के रूप में इनको चुने गए हैं। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम BCCI के नाम से जानते हैं, क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट सलाहकार समिति CAC ने सलील अंकोला की जगह, इनके पहले जो नाम था, जिनका नाम था, उनका नाम क्या था, सलील अंकोला नाम था, उनकी जगह अजय रात्रा को पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों।
रात्रा मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के अधीन काम करेंगे और समिति के अन्य सदस्यों शिव, जैसे कि इनके अलावा जो समिति के अन्य सदस्य के रूप में हैं, जो इनका नाम है शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। रात्रा भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज भी रह चुके हैं। आज का सवाल क्या है दोस्तों? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक तीरंदाज कौन थे? इसका आप नाम जरूर आप बात कीजिए। इसका नाम सही उत्तर, आप इसका उत्तर अगले सेक्शन में हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताइए। मैं इसका जवाब अगले सेशन में दूंगा दोस्तों। और आज भी इसके बारे में पढ़ाया चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछा हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना रखेंगे। बाकी कल का करंट अफेयर्स हम कल को डील करने का काम करेंगे, कल इस पर बात करने का, चर्चा करने का काम करेंगे दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए।